हो सकता था कि आज राजस्थान की दो प्रमुख रियासतें भरतपुर और धौलपुर राजस्थान का हिस्सा ना होकर उत्तर प्रदेश का हिस्सा होती यदि वहां के शासकों की इच्छा के अनुरूप उनकी रियासतों का विलय किया जाता तो। लेकिन जनता की भी अपनी इच्छा थी। जनता की इच्छा थी कि इन रियासतों का विलय राजस्थान में हो। अलग अलग लोग भी थे, संगठन भी थे। जो धार्मिक पक्ष के लोग थे, मेव मुस्लिम, उनके द्वारा काफी हिंसा की गई और उनकी मांग यह थी कि भरतपुर और अलवर को अलग से करके, पृथक करके एक अलग से क्षेत्र मेव स्थान बना दिया जाए। भरतपुर किसान सभा यह चाहती थी कि नहीं, ऐसा नहीं, धौलपुर और भरतपुर को अलग करके एक अलग से ब्रिज प्रदेश बना दिया जाए। तो इस प्रकार की बहुत खींचतान चल रही थी और वो मत्स्य प्रदेश जिसको राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया के पहले चरण में ही बना दिया गया था, इस खींचतान की वजह से अब उस मत्स्य संघ के ही विघटन का, टूटने का खतरा उत्पन्न हो गया था। तो अब किस प्रकार से इस मत्स्य संघ का शेष राजस्थान में विलय किया गया था, इस संपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। मैं रमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं राजस्थान के एकीकरण से संबंधित इस वीडियो सीरीज का हमारा पार्ट 7। आइए शुरू करते हैं। बात है 15 मई सन 1949 ईस्वी की। 15 मई 1949। इस दिन राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया का 5वां चरण संपन्न हुआ और इस 5वें चरण में मत्स्य संघ को विशाल राजस्थान के साथ में मिला दिया गया और इस 5वें चरण को नाम दिया गया संयुक्त विशाल राजस्थान। संयुक्त विशाल राजस्थान किसको किसमें मिलाया गया? मत्स्य संघ को शेष रियासतों के साथ में मिला दिया गया। एक लगभग आउटलाइन खींच रहा हूं क्योंकि इस 5वें चरण तक आते आते राजस्थान का लगभग अस्तित्व स्वरूप में आ चुका था, केवल कुछ हिस्सों को छोड़कर। एक तो अजमेर मेरवाड़ा वाला भाग छोड़कर, और इसके अतिरिक्त सिरोही को लेकर विवाद था। तो यह 5वां चरण संपन्न हुआ। अब मत्स्य संघ को मिलाया गया। तो कौन सा मत्स्य संघ? थोड़ा सा फिर आपको याद दिला देता हूं। ये 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इसके अतिरिक्त एक ठिकाना हुआ करता था नीमराणा। नीमराणा जो वर्तमान में राजस्थान के अलवर जिले में आता है और राजस्थान का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। तो जब राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया का पहला चरण संपन्न हुआ था, जिसको मत्स्य संघ नाम दिया गया था, उसी मत्स्य संघ में इन 4 रियासतों और एक ठिकाने को मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? 17 मार्च सन 1948 को, जैसा राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट कहती है, जबकि कुछ किताबों में हमको 18 मार्च 1948 भी देखने को मिलता है। विधानसभा का पोर्टल मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये विधानसभा अभी भी इस पे टिक किया हुआ है। ये मत्स्य यूनियन है, 4 रियासतें हैं, इसके अतिरिक्त एक ठिकाना भी था जो यहां मेंशन नहीं है, और ये दिनांक थी 17 मार्च 1948। ठीक है, अब ये जो मत्स्य संघ था, इनके बारे में थोड़ा सा आपको और मेमोराइज करा देता हूं। हालांकि पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। मत्स्य संघ जिसका टोटल एरिया था 12,000 वर्ग मील, इसकी आबादी थी 18 लाख और 38,000, और इसकी सालाना आय थी 1,84,00,000 या 184 लाख। लिख देता हूं, एरिया 12,000 वर्ग मील, आबादी 18,38,000 और सालाना आय 184 लाख, या इसी को आप 1,84,00,000 भी लिख सकते हैं। तो यह मत्स्य संघ था और इसी मत्स्य संघ का राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में जस्ट पिछले चरण में संपन्न विशाल राजस्थान में इसको मिला दिया गया। क्या विशाल राजस्थान? इससे ठीक पहले वाला चरण था, चौथा चरण। इस चौथे चरण को नाम दिया गया था विशाल राजस्थान। और विशाल राजस्थान का एकीकरण यानी विशाल राजस्थान अस्तित्व में आया था 30 मार्च 1949। इसके साथ मत्स्य संघ का भी विलय कर दिया गया। तो मतलब अब जब राजस्थान का एकीकरण की प्रक्रिया का 5वां चरण संपन्न हो गया और संयुक्त विशाल राजस्थान अस्तित्व में आया, तो अब राजस्थान का स्वरूप कैसा नजर आने लगा, किस प्रकार से राजस्थान नजर आने लगा और कौन कौन सी रियासतों को अब तक मिलाया जा चुका है।
तो थोड़ा सा हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। एक तो मत्स्य संघ, ये जहां मैंने ये लाइन खींच रखी है। इसके अतिरिक्त इससे ठीक पहले जो चौथा चरण था जिसको विशाल राजस्थान कहा गया, उस चौथे चरण में 4 बड़ी रियासतों, क्षेत्रफल के आधार पर बड़ी रियासतों, और इसमें से 3 रेवेन्यू के आधार पर बड़ी रियासतें थी, उनका भी विलय किया गया। इससे ठीक पहले वाले चरण में वो कौन सी थी? एक तो जयपुर, एक जोधपुर, एक बीकानेर और एक जैसलमेर। हालांकि ये जो मैं गोला खींच रहा हूं ये जिलों के ऊपर खींच रहा हूं, जबकि उस समय रियासतें थी। रियासतों का अलग मैप था, जिलों का अलग मैप है, लेकिन आपको समझाने के लिए यहां पर मैं केवल जिलों पर ही ये गोला खींच रहा हूं, जबकि रियासतों का जो विस्तार है इनके जिलों के मुकाबले ज्यादा हुआ करता था। ठीक है साहब, तो चौथे चरण में ये 4 मिल गई। इससे ठीक पहले, चौथे से ठीक पहले जो तीसरा चरण था, तीसरे चरण को नाम दिया गया था संयुक्त राजस्थान। ये लिख देता हूं, थोड़ा सा ध्यान रहे। तीसरा चरण क्या नाम दिया गया था? संयुक्त राजस्थान। तो उस संयुक्त राजस्थान में किसको मिला दिया गया था? मेवाड़ को मिलाया गया था। किसके साथ? शेष अन्य 9 रियासतों और एक ठिकाने के साथ में। तो उसको भी हम एक बार यहां आउटलाइन कर लेते हैं कि साहब उससे ठीक पहले मेवाड़ को भी मिला दिया गया था तीसरे चरण में। तीसरे से ठीक पहले जो दूसरा चरण था जिसको राजस्थान संघ या राजस्थान यूनियन नाम दिया गया था, उसमें 9 रियासतों और एक ठिकाने को पहले ही विलय किया जा चुका था, मिलाया जा चुका था। वो कौन सी 9 रियासतें थी वो भी ध्यान दीजिए। 3 तो हो गई हाड़ौती की। हाड़ौती ये वाला क्षेत्र, हाड़ा चौहानों के कारण इसको हाड़ौती कहा जाता है, और वर्तमान में इस क्षेत्र में राजस्थान के 4 जिले आते हैं जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। इन फ्यूचर हो सकता है बदलाव हो जाए। तो 4 जिले जो आते हैं वो है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। लेकिन रियासतें जब होती थी तो इस क्षेत्र की 3 रियासतें थी, बूंदी, कोटा और झालावाड़। तो 3 तो ये थी। इसके अतिरिक्त 3 रियासतें थी आपकी वागड़ की। तो वागड़ में एक तो आता है डूंगरपुर, एक आता है बांसवाड़ा और एक आता है प्रतापगढ़। इनको मिलाया गया। 3 और 3 6। 2 छोटी रियासतें, एक आपकी किशनगढ़ और एक शाहपुरा। किशनगढ़ जो आता है अजमेर में और शाहपुरा जो आता है भीलवाड़ा में। और इसके अतिरिक्त एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। तो कहने का मतलब ये जो आपको राजस्थान दिख रहा है, तो 5वें चरण के संपन्न होते होते 15 मई 1949 ईस्वी को ये राजस्थान का लगभग इस राजस्थान का अस्तित्व आ चुका था। लेकिन एक तो अजमेर मेरवाड़ा को छोड़ दो, ये वाला हिस्सा जिस पर अभी बाद में जिसको लिया गया था, सम्मिलित किया गया था, और इसके अतिरिक्त आप सिरोही को छोड़ दो जिसको लेकर विवाद था, जिस पर अभी चर्चा किया जाना बाकी है। तो अब 15 मई 1949 को यह 5वां चरण संपन्न हुआ, संयुक्त विशाल राजस्थान। लेकिन मत्स्य संघ को शेष राजस्थान में मिलाना इतना आसान नहीं था। यहां पर नेताओं को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। दिक्कतें क्या थी और क्यों थी, इस बात को एक बार समझो। सबसे पहले 2 शासकों की बात करते हैं, एक तो भरतपुर के शासक और एक धौलपुर के शासक। भरतपुर के शासक महाराजा बृजेंद्र सिंह, ये है महाराजा बृजेंद्र सिंह ये, और धौलपुर के शासक महाराजा उदयभान सिंह, ये लिख देता हूं मैं, बृजेंद्र सिंह और उदयभान सिंह। ये दोनों तो ये चाहते थे कि हमें राजस्थान में सम्मिलित नहीं होना। भरतपुर और धौलपुर के शासकों की इच्छा थी कि हमको राजस्थान में विलय नहीं होना, हमको तो उत्तर प्रदेश में विलय होना है। ये उत्तर प्रदेश यहां टच था, इंडिया के मैप से समझो, यहां ये साहब यहां टच था। और ये जो रियासत है, ये धौलपुर रियासत, ये भरतपुर रियासत, ये इधर अलवर रियासत और इधर ये करौली रियासत। तो ये दोनों चाहते थे कि हमको तो उत्तर प्रदेश में विलय कर दिया जाए। इसके अलावा केवल इन्हीं की इच्छा नहीं थी, जनता की भी अपनी इच्छा थी, और इसके अतिरिक्त अलग अलग जो संगठन बने हुए थे उनकी भी इच्छा थी, अलग धर्मों के लोग थे जो उनकी भी इच्छा थी। तो ये सारी इतनी समस्याएं थी जिसको लेकर रियासती विभाग को ये लगने लग गया था, रियासती विभाग ये लगने लग गया था रियासती विभाग को कि हमने जो मत्स्य संघ बनाया है इसका जल्दी से जल्दी विलय कर दो शेष राजस्थान में, नहीं तो मत्स्य संघ का ही कहीं फिर से विघटन ना हो जाए। तो वापस विषय पर आ जाओ कि साहब समस्या ये थी, इन्होंने कहा कि नहीं हमको तो उत्तर प्रदेश में विलय कर दो। लेकिन एक जो किसान सभा थी, भरतपुर किसान सभा, भरतपुर किसान सभा, उन्होंने कहा नहीं इंडिपेंडेंट रखो, आप एक काम करो हमको ब्रिज प्रदेश बना दो अलग से,
ब्रिज प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा यहां मुस्लिम भी बहुत दंगा कर रहे थे, मेव मुसलमान। दो रियासतों के बारे में ध्यान दो, एक तो ये इसको यहां करो, दो रियासतें, एक तो ये अलवर और एक ये भरतपुर। इन दो क्षेत्रों को मेवात कहा जाता है क्योंकि यहां मेव मुस्लिमों की काफी संख्या है, मेजोरिटी में है। और जब इनका एकीकरण किया जा रहा था रियासतों का, तो मेव मुस्लिमों के द्वारा काफी हिंसा की गई यहां, और उनकी डिमांड यह थी कि इन हिस्सों को, जहां मेव मुस्लिम बाहुल्य हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, इनको अलग से एक क्षेत्र बनाया जाए और मेव स्थान बना दिया जाए। इनको लेकर दंगे हो रहे थे बहुत ज्यादा। और भरतपुर के बहुत सारे गांव तो ऐसे थे जिनको पूरे तरीके से जलाकर खत्म कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। यह प्रॉब्लम क्यों थी? क्योंकि देखो, इस हिस्से के साथ में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला राजस्थान का लगता हुआ, ये उत्तर प्रदेश से लग रहा था, और उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा बहुत ज्यादा फैली हुई थी, इसीलिए उस सांप्रदायिक हिंसा की आंच यहां तक भी आ रही थी। तो अब साहब ये अलग अलग डिमांड हो रही थी। रियासती विभाग को चिंता हुई कि कहीं मत्स्य संघ का ही विघटन ना हो जाए, तो रियासती विभाग ने 13 फरवरी 1949, यानी कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के 5वें चरण से पहले, 15 मई 1949 से पहले 13 फरवरी 1949 को इन रियासतों के शासकों को बुलाया। कौन कौन से शासकों को? एक तो भरतपुर के शासक महाराजा बृजेंद्र सिंह को, धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को, अलवर के शासक महाराजा तेजपाल को, ये तेजपाल महाराजा, तेज सिंह, महाराजा तेज सिंह, तेजपाल नहीं, ये उनके सचिव थे BN खरे, जिनके बारे में मैं पहले के वीडियो में बात कर चुका हूं। इनको बुलाया। करौली के शासक थे वासुदेव गणेशपाल, उनकी इमेज मुझे मिली नहीं तो नाम ध्यान रख लेना, वासुदेव गणेशपाल, इनको बुलाया रियासती विभाग ने। और रियासती विभाग ने यह कहा कि आपको इंडिपेंडेंट नहीं रखा जाएगा, आपको या तो उत्तर प्रदेश में विलय किया जाएगा या आपका विलय राजस्थान में किया जाएगा। अब बताइए आपकी क्या इच्छा है। तो इन्होंने अपनी अपनी इच्छा जाहिर कर दी। हालांकि इस समय करौली और अलवर ये तो मान गए थे, और करौली और अलवर ने ये कहा कि ठीक है साहब, हमको तो, एक तो ये अलवर और ये करौली, ये एरो कर दिया राजस्थान की तरफ कि ठीक है साहब, हम तो अलवर में, राजस्थान में विलय हो जाएंगे। भरतपुर वाले जो शासक थे वो शुरू में ये चाहते थे कि हमको उत्तर प्रदेश में विलय किया जाए, लेकिन बाद तक आते आते उनकी भी ये इच्छा होगी, चलो ठीक है हम भी विलय हो जाएंगे। लेकिन धौलपुर रियासत जो थी ये सबसे अंत तक इस बात पे अड़ी रही कि नहीं, हमको तो उत्तर प्रदेश में ही विलय किया जाना चाहिए। तो अब क्या किया जाए साहब? तो इन दोनों रियासतों को, भरतपुर और धौलपुर को, कहां मिलाया जाए, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया, और वो समिति थी शंकर राव देव समिति। ध्यान दो भैया, ये समिति थी आपकी शंकर राव देव समिति। इसके अध्यक्ष कौन? शंकर राव देव। 2 सदस्य और थे इनके अध्यक्ष के अतिरिक्त, एक थे RK सिद्धावा और एक थे प्रभुदयाल। तो 3 सदस्य समिति हो गई, जिसमें एक अध्यक्ष हो गए और 2 मेंबर हो गए, RK सिद्धावा और प्रभुदयाल। इनको एक काम सौंपा कि आप एक काम करिए, इन रियासतों में जाइए। कौन सी रियासतों में? भरतपुर और धौलपुर, क्योंकि अब यही डिमांड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में सम्मिलित होने की। वहां की जनता से विचार विमर्श करिए, और जो जनता की इच्छा है उसी के अनुरूप आप अपना निर्णय दीजिए, उसी के अनुरूप रिपोर्ट दीजिए। तो इन्होंने जनता से बात की, और जनता से विचार विमर्श करने के बाद इस समिति ने अपनी सिफारिश की, और इसने कहा कि साहब इनको भी राजस्थान में ही मिलाया जाना चाहिए, क्योंकि यहां की जनता राजस्थान में जाने के ही पक्ष में है। तो शंकर राव देव समिति की सिफारिशों के आधार पर इन रियासतों को, भरतपुर और धौलपुर का विलय राजस्थान में कर दिया गया। यहां पर एक बात ध्यान रखने की, और आपसे यह पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी रियासतें थी जो इस बात पर अड़ी रही कि हमको उत्तर प्रदेश में सम्मिलित होना है, भरतपुर और धौलपुर। और इनमें भी वो रियासत कौन सी थी जो सबसे अंत तक इस बात पर अड़ी रही कि नहीं, हमको उत्तर प्रदेश में जाना है? तो धौलपुर ज्यादा मजबूती के साथ इस बात पर अड़ी रही, या इस बात पर अडिग रहा धौलपुर कि हमको तो उत्तर प्रदेश में ही सम्मिलित होना है। तो इन चारों रियासतों का विलय तो कर दिया गया, लेकिन इससे ठीक पहले तक जो राजधानी बनाई थी या जो मंत्रिमंडल बनाया था, मतलब जो प्रधानमंत्री थे, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं रहा। अभी जो राज प्रमुख थे वही थे जयपुर के शासक सवाई मानसिंह सेकंड,
देख लीजिए एक बार वापस, राज प्रमुख में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये अभी भी लिखा हुआ है पहले का। ये मान सिंह सेकंड यथावत रहे, यानी 5वें चरण में जो राज प्रमुख रहे सेम वो के वो रहे, सवाई मान सिंह सेकंड। इसके अतिरिक्त जो प्रधानमंत्री थे वो भी सेम एज इट इज, हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री जी कहां पर गए, ये भी मैं दिखा देता हूं आपको। ये हीरालाल शास्त्री, ये अभी तक लिखा हुआ है जैसा मैंने पिछले वाले वीडियो में बनाया था। तो इनको एज इट इज प्रधानमंत्री रखा गया, सवाई मान सिंह सेकंड को एज इट इज राज प्रमुख रखा गया। लेकिन जब मत्स्य संघ का विलय किया गया तो पहले जब मत्स्य संघ बनाया था उसके प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। तो अब शोभाराम कुमावत को कहां एडजस्ट किया जाएगा, आ जाइए शोभाराम जी की इमेज पर, कहां गए, ये रहे, ये शोभाराम कुमावत जिनको मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। शोभाराम कुमावत के बारे में मैंने आपको बताया था, ये अलवर जिले से संबंधित है। अलवर जिले की एक तहसील है कठूमर, वहां में कठूमर में इनका जन्म हुआ था। और राजस्थान के ये पहले रेवेन्यू मिनिस्टर बने थे, राजस्व मंत्री। इसके अतिरिक्त जो लोकसभा के चुनाव हुए थे तो शुरू के 2 चुनाव इन्होंने जीते थे, 1952 का और 1957 का। तीसरा चुनाव ये हार गए थे। तो अब शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री थे, तो बाद में इनको एडजस्ट कर दिया गया और हीरालाल शास्त्री का जो मंत्रिमंडल था उनके मंत्रिमंडल में ही इनको मंत्री बना दिया गया। और रही बात राजधानी की, तो राजधानी भी सेम एज इट इज जयपुर ही रखी गई। ये राजधानी सेम जयपुर की जयपुर। तो वापस इस बात को रिपीट कर देता हूं कि अब 5वें चरण में राजधानी में कोई बदलाव नहीं, जयपुर। राज प्रमुख में कोई बदलाव नहीं, सवाई मान सिंह सेकंड रहे। प्रधानमंत्री में कोई बदलाव नहीं, हीरालाल शास्त्री रहे। अब इसके बाद बहुत रोचक विषय आएगा, और विषय यह आएगा कि अब जब राजस्थान के एकीकरण का 6ठा चरण संपन्न होगा 26 जनवरी 1950 को, तो किस प्रकार से अब सिरोही को लेकर खींचतान होगी। क्योंकि सिरोही में आबू है भैया, मुख्य टूरिस्ट पैलेस है। तो अब सिरोही को लेकर किस प्रकार से खींचतान होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे, करतम धरता थे, सारे चली उनकी रही थी। तो वो तो चाहेंगे कि साहब सिरोही में जो पर्यटक स्थान है वो गुजरात में आए। उस समय हालांकि बंबई प्रांत होता था, जबकि राजस्थान इसको कैसे छोड़ दे, क्योंकि राजस्थान का तो शुरू से ही सांस्कृतिक लगाव हो या सांस्कृतिक जुड़ाव हो या राजनीतिक जुड़ाव हो, सिरोही तो राजस्थान का पहले से अभिन्न अंग रहा है। तो इसको लेकर अब खींचतान होगी, आंदोलन होगा, और किस प्रकार से सिरोही बंबई प्रांत में जाने के बाद, राजपुताना रेजिडेंसी से अलग होने के बाद वापस से फिर से राजस्थान को दे दिया जाएगा। इस संपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।